ओके स्टूडेंट, तो अभी तक लास्ट पन्ने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरी तरीके से एनालाइज किया और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हमने क्लियर किए। ठीक है, अब आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसको, गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ। गॉस लॉ होता क्या है? सबसे पहले तो गॉस लॉ एक अल्टरनेट वे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। दूसरा वे है, हम पहले से जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर चुके हैं, करते आए हैं। किसकी हेल्प से कर रहे थे? पहले कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हम कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि कूलॉम्स लॉ की हेल्प से आपने जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है उसके लिए, जैसे लीनियर वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके लिए अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी। तो उसमें आप उनको फाइंड करने के लिए एक सेगमेंट कंसीडर करके आप उसका एक इंटीग्रेशन करके फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर रहे हो। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर गाउस लॉ ने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो चार्ज है, कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में जो एनक्लोज चार्ज है उनके बीच में एक रिलेशन दिया और उस रिलेशन की हेल्प से बहुत इजी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करके बताया। ठीक है, इसलिए गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये एक यूं बोल सकते हैं कि एक इजी वे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। दिस इज द वेरी वेरी इजी वे ऑफ द टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब गॉस लॉ है क्या एक्चुअल में? गॉस लॉ जो है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनक्लोज चार्ज जो है उनके बीच में एक रिलेशन है। देखिए रिलेशन क्या है, पहले तो आपको ये समझना है। ठीक है, एक्चुअल में गॉस लॉ ने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एनक्लोज चार्ज, ठीक है, उनके लिए एक रिलेशन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मान लो कि अपने पास में कोई जैसे मान लो कि ये वायर है और इस पर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। मान लीजिए आप एक बार इस तरीके से, हम गाउस लॉ को समझ रहे हैं एक बार। गाउस लॉ क्या कहते हैं कि अगर हम इस पूरे इस चार्ज को किसी एक सरफेस में क्लोज्ड कर दें तो इससे एक फ्लक्स पास होगा। क्लियर? और ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में एनक्लोज जो चार्ज होगा, ठीक है, और जो मीडियम की जो परमिटिविटी होगी उसके रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, मीन समेशन क्यू एंड डिवाइड एप्सिलॉन। ओके, या आप यूं बोल सकते हो कि जो ये फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो। प्रोपोर्शनल के साइन में लेंगे तो ये यहाँ पर एक कांस्टेंट मिल जाएगा एज ए परमिटिविटी। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट था, ठीक है, अब उन्होंने ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाली जो सरफेस, उन्होंने कहा कि पहले तो ये हमने एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर ले रखा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इसको कोई सरफेस में इसको एनक्लोज्ड कर दे, दैट इज क्लोज्ड सरफेस। लेकिन ये जो क्लोज सरफेस है ये एक इमेजिनरी सरफेस होगी। कौन सी सरफेस होगी? इमेजिनरी। और ऐसी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या सरफेस कहते हैं इसको? गॉसियन सरफेस कहते हैं। दैट इज इमेजिनरी सरफेस। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इस इमेजिनरी, आप यूं बोल सकते हो कि कोई भी इमेजिनरी सरफेस है उससे पास होने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस में एनक्लोज्ड जो चार्ज है, ठीक है, उसके एल्जेब्रिक सम और जो मीडियम की जो परमिटिविटी है उसके रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर यहां तक? तो इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। ठीक है, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा? ठीक है, सो स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? द टोटल द टोटल you बोल सकते द नेट आउटपुट द नेट आउटपुट
electric flux, the net output electric flux through imaginary closed imaginary closed surface is equal to is equal to ratio of ratio of enclosed 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 charge in closed surface to permittivity ओके। तो ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, द नेट आउटपुट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एनक्लोज चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये ध्यान रखना, ऑफ द मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा। Okay, so we can write here this statement as an expression phi equal summation q and divide epsilon। Okay, ये हो जाएगा where this epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r, so phi equal summation q divide epsilon naught into epsilon r हो जाएगा। And for vacuum we know epsilon r is equal to 1, so electric flux becomes summation q divide epsilon naught हो जाएगा। ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड यहाँ पर ये है ना, मतलब एक्चुअल में तो गॉस लॉ ने जो रिलेशन दिया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज के बीच में दिया था। तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका जो फॉर्मूला है एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में, वो क्या होगा, वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स that is phi, and we know phi is equal to इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट डेल वेक्टर। ओके, तो ये वैल्यू आप पुट करिए यहां से। तो आप इसको अब क्या लिख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, है ना, इस तरीके से E वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इज इक्वल टू समेशन q डिवाइड दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये एक्सप्रेशन बहुत यूजफुल एक्सप्रेशन होगा अपने लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। इसकी यूनिट भी वही रहेगी, ठीक है, वही न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। यूनिट कोई चेंज नहीं होने वाली है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर ही रहेगी। तो ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट था। आप नोट करके यहाँ पर लिख लेना, नोट करके आप लिख लीजिए यहाँ पर कि जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो गॉस लॉ अपन केवल अभी हमने पढ़ा है, क्या गॉस लॉ का स्टेटमेंट हमने पढ़ा है। ओके, अब इस स्टेटमेंट में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर कोई भी यूनिफॉर्म चार्ज अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो आप क्या करिए, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उसको एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस में उसको एनक्लोज कर दीजिए और फिर आप जो है उसका फ्लक्स फाइंड करिए, उसका फ्लक्स कितना होगा, उस फ्लक्स को आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखिए और फाइनली जो है आप इस एक्सप्रेशन में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और फिर आप इजीली जो है, मतलब आप फाई इक्वल के उसका फ्लक्स यहां से ये बताओगे और फाइनली ये वाली वैल्यू के इसके इक्वल कर दोगे तो क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो एक्चुअल में गॉस लॉ जो है उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो चार्ज है उसके बीच में एक रिलेशन दिया है, ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव वे है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है।
और अल्टरनेट वे किसके लिए है? अल्टरनेट वे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। किस पर है ये, है ना, किसका अल्टरनेट है ये? कूलॉम्स लॉ का एक अल्टरनेट है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या है गॉस लॉ का। ठीक है, बहुत ही इजी मैंने स्टेटमेंट लिखा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई स्टेटमेंट मत लिखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मैंने इजी इजी स्टेटमेंट, जितना इजी हो सकता है उतने इजी वे में मैंने ये स्टेटमेंट लिखाया हुआ है। आप चाहो तो इसको ये भी बोल सकते हो, the net output electric flux through imaginary closed surface is directly proportional to enclosed charge in the closed surface. ओके, ये भी आप गॉस लॉ का स्टेटमेंट कह सकते हो। ओके, बाकी अदरवाइज यहाँ देखिए तो ये ज्यादा मेरे को बेटर लगता है, ठीक है। तो आप ये वाला स्टेटमेंट ही एग्जाम में कंसीडर करिएगा। तो स्टेटमेंट क्या है? द नेट आउटपुट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ enclosed charge in closed surface to permittivity of the medium. ओके, तो हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये रिलेशन लिख दिया, और ये आप जानते हो यहां तक मैंने लिखा, और अपन फ्लक्स भी तो जानते हैं, तो ये हमने रिलेशन लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज, इनके बीच में एक रिलेशन मिल चुका है। ओके, अब ये गॉस लॉ को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, वो सब अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो एक बार इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब जो गॉस लॉ मैंने बताया कि गॉस लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती है, गॉस लॉ कहाँ कहाँ फॉलो करता है, कहाँ कहाँ नहीं करता है, एक बार अपन उस चीज को सीख लेते हैं, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। ओके, तो इसकी आप लिमिटेशंस बोल सकते हो। लिमिटेशंस इसकी क्या हो जाएगी गॉस लॉ के लिए? सो लिमिटेशंस या एक काम कर दीजिए आप, चलो लिमिटेशंस ही लिख दीजिए, लिमिटेशंस। ओके, तो लिमिटेशंस में आप फर्स्ट लिमिट देखो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ठीक, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये कोई भी जो चार्ज है, ठीक है, उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है कि कोई क्लोज सरफेस में कोई चार्ज जो है वो किस तरीके से सिचुएटेड है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स by Gauss law by Gauss law does not depend on the position on the position of charge in closed surface. ओके, मतलब कोई सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, मान लो कि इस तरीके की है, एक बार ये यहाँ पर रखा हुआ है, एक बार ये यहाँ रखा हुआ है, दोनों ही सिचुएशन में इससे पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा? पाई इक्वल क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ओके, सेकंड जो इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये क्लोज सरफेस की का जो शेप है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से लिख देता हूं, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द shape of the क्लोज्ड सरफेस। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि अगर शेप कैसी भी हो, ठीक है, क्लोज सरफेस की शेप कैसी भी हो, ठीक है, अगर उसमें एनक्लोज टोटल चार्ज अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वही रहेगा, फाई इक्वल क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। मतलब ये इस वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, अब देख लीजिए आप इसका थर्ड लिमिटेशन देखोगे। थर्ड लिमिटेशन में ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अगर जीरो हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी,
ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जीरो हो सकती भी है या फिर नहीं भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो होने का रीजन जो है वो क्या हो सकता है कि या तो उसमें चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर उसका एनक्लोज चार्ज या जो टोटल जो समेशन ऑफ चार्ज है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आप इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो इट मीन्स चार्ज may not be present in the in the closed surface or 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 maybe summation of charge जीरो। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अगर कोई सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, ठीक है, पास होने वाला फ्लक्स अगर जीरो है, तो आप क्या कह सकते हो कि या तो उसमें चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं, या फिर हो सकता है कि उसमें चार्ज प्रेजेंट तो है लेकिन उसका जो समेशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये थ्री स्टेटमेंट्स इसके हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि कोई अगर सिमेट्रिकल अगर कोई क्लॉज सरफेस है तो उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए कि मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि कोई सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस है तो उसके लिए जो फ्लक्स पास होता है वो क्या होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस, है ना। इसको मैं अलग से जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस, सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही ध्यान देने वाली बात है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सिमेट्रिकल अपन जानते ही हैं, अगर आप कोई भी अगर सरफेस को अगर कोई एक्सिस से अगर आप डिवाइड करते हो, तो अगर वो एक्सिस को इस तरीके से डिवाइड कर रही है कि वो दोनों तरफ से कैसी हो, सिमेट्रिकल हो, मतलब सेम हो, तो वो सिमेट्रिकल होगी। क्लियर यहाँ तक? जैसे मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है, तो वो कैसे भी देखो वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, आप कोई स्पेयर को कंसीडर कर सकते हो, दैट इज आल्सो सिमेट्रिकल। ओके, कोई सिलेंडर को आप कंसीडर कर सकते हो, दैट आल्सो भी सिमेट्रिकल। तो ये सब सिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले क्यूब सिस्टम को लेकर चलेंगे क्योंकि क्यूब पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, फिर अपन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो सिमेट्रिकल सिस्टम है वो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, क्यूब को ले रहा हूँ, क्यूब को कंसीडर कर रहे हैं अपन। ओके, तो फर्स्ट केस इसका, इसमें भी मैं कुछ केस बताऊंगा। ठीक है, क्यूब के लिए भी, दैट इज केस फर्स्ट, इसके लिए केस फर्स्ट हो जाएगा। केस फर्स्ट में क्या है कि इफ चार्ज इज एनक्लोज्ड इन cube means symmetrical closed surface, then electric flux through this surface will be। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, when charge q is enclosed in cube, okay, then output electric flux, then output electric फ्लक्स। ओके, ये क्या होगा, पहले तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये अपने पास में एक क्यूब है, ये कंसीडर करिए कि ये कोई अपने पास में कोई क्यूब होगा। ओके, ये अपने पास में कोई क्यूब है।
ओके, अब इस क्यूब में यहाँ पर कोई इसके अंदर जो है एक चार्ज को रखा हुआ है। ओके, अब आप देख सकते हो कि अभी ये पूरी तरीके से ये चार्ज इसके इस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। ओके, अब ये एनक्लोज है तो इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, आप क्या बता सकते हो कि इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी कुछ इसके कुछ केसेस है, ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो अभी ये जो चार्ज जो है, एक्चुअल में इस चार्ज से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसके क्लोज सरफेस की जितने भी ये सिमेट्रिकल जो सरफेस है, मतलब जो स्क्वायर सरफेस है, इन सब से ये क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इन सब, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन सब को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। अब इसमें आप देख सकते हो, एक तो अपने पास में ये इनको प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितने प्लेन हैं, जो कि इनको स्क्वायर बोलेंगे। क्यूब अपन जानते हैं जो है वो कम से कम 6 जो स्क्वायर है उनसे मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो जितनी भी 6 जो प्लेन है, ठीक है, कितनी 6 प्लेन होती है इसमें, तो 6 प्लेन से पास होने वाला, ये तो पूरे टोटल से पास हो रहा है। इसका इस चीज का मतलब क्या है, पहले आपको इसको समझना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स all through all 6 प्लेन, 6 प्लेन। ओके, तो जितने भी 6 प्लेन है, ठीक है, उन सब से कितना पास हो रहा है, तब आप बताओगे फाई इक्वल क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट ही पास होगा। तब आप यहां पर क्या कह सकते हो, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन प्लेन। ओके, वन प्लेन, तो इस एक प्लेन से कितना पास होगा, तब आप क्या कहोगे, फाई इक्वल क्यू डिवाइड 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, इसका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अब देखिए। अब ये आप देख रहे हो कि इसमें ये एजेज है। ठीक है, तो ये कम से कम कितनी एज होगी इसमें, 12 एज इसमें बनी हुई होगी, मतलब ये 12 एज से मिलकर बना हुआ है। तो कितने एज से, मतलब ये फाई इक्वल क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट कितनी एज से पास हो रहा है, तब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूं फाई थ्रू ऑल 12 एजेज, 12 एजेज, 12 एजेज मीन्स फाई इक्वल क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो हम इसी का क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू वन एज। ठीक है, तो वन एज से कितना पास होगा, फाई इक्वल क्यू डिवाइड 12 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एज वाला सिस्टम हो गया, और ये मैंने पहले बताया किसका, प्लेन वाला सिस्टम बता दिया। अब आप कंसीडर करिए कि इसमें कितने वर्टिसेस होंगे, इनको अपन वर्टिसेस बोलते हैं, आप इसको ध्यान रखना। ये सब क्या है, वर्टिसेस, वर्टिसेस, ये क्या है, एज। ओके, और ये क्या है, प्लेन। तो ऐसे कितने प्लेन हैं इसमें, नंबर ऑफ प्लेन्स कितने हैं, 6। ओके, है ना, नंबर ऑफ प्लेन्स कितने हैं इसमें, 6 ही है। ओके, और एज कितनी है इसमें, टोटल 12 है, और वर्टिसेस इसमें कितने हैं, 8 है। ओके, तो अभी यहाँ पर इसका सी सेक्शन क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू all through all 8 vertices, 8 vertices, and that is phi equal q divided epsilon naught। तो अब आप बता सकते हो कि वन वर्टिसेस से, है ना, वन वर्टिसेस से कितना पास हो रहा होगा। सो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन वर्टिसेस, वन वर्टिसेस। ओके, दैट इज 5 इक्वल q डिवाइड 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो कितना हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड, मतलब 8 से डिवाइड कर देंगे। आप इसको अच्छे से समझिए, देखो मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए बस ये कि ये क्यूब है। ओके, अब इस क्यूब में आप देखोगे कि पहले तो कितने इसमें क्या है, आपको एज कितनी है, वट तो प्लेन कितने हैं, पहले प्लेन की बात करते हैं। इसमें टोटल प्लेन कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 प्लेन हो गए इसके। एज की बात करते हैं, एज कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 7 8 9 10। ओके, 10 और बाकी कहाँ आ गई, हाँ अंदर भी तो होगी इसके, है ना, अंदर से भी ये इसको है ना, ये इस तरीके से कोर एज है ना, एक बार वहां पर से काउंट कर लेना, हालांकि ये क्यूब है नहीं। ठीक है, फिर भी एक बार इसको समझ लीजिए कितनी इसमें एज होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 थी। ओके, मैंने 6 काउंट कर लिया था, 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो इसमें 12 एज हो गई। वर्टिसेज की बात करते हैं तो 4 ऊपर है 4 नीचे है, टोटल 8 वर्टिसेज इसमें हो जाएंगे। अब आप समझिए कि मैं इसमें क्या आपको समझाना चाह रहा था। अभी इसके बहुत सारे केस, अभी तो हमने केवल इसका केस फर्स्ट कंसीडर किया अभी तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फुली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को। ओके, मान लीजिए आपके पास में एक चार्ज है, वो चार्ज मान लो अपना ये रूम है। ठीक है, अब क्यूब को आप रूम कंसीडर करके चलिए, बहुत ही इजी वे होगा। ठीक है, अब मैं पूरा रूम यहाँ पर दिखा तो नहीं सकता, लेकिन आपको बस कंसीडर करके चलना है। उस रूम के अंदर आपने उस चार्ज को रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, बस उसकी जितनी भी वो सरफेस है, वो सरफेस अगर उसको एनक्लोज कर लेती है, तो वो इलेक्ट्रिक उससे पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो सबको पेनेट्रेट करेगी, जितनी भी एज है, वर्टिसेज है, उन सबको पेनेट्रेट करेगी। तो उन सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो ओवरऑल हम जब उस क्यूब की बात करें तो क्यूब से कितना पास हो रहा है, क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट किससे पास हो रहा था, जितनी भी 6 प्लेन थे उन सबको पेनेट्रेट कर रहा है, मतलब क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आप ये बता सकते हो तो वन प्लेन को ये कितना पेनेट्रेट कर रहा होगा, मतलब कितना फ्लक्स उससे पास हो रहा होगा। तो आप 6 से डिवाइड कर दोगे, क्यू डिवाइड 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं, एज की बात करते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितनी भी एज, मतलब 12 एजेस को पेनेट्रेट कर रहा है, मतलब क्यू डिवाइड वही एप्सिलॉन नॉट। तो वन एज को कितना पेनेट्रेट करने के लिए उसका फ्लक्स कितना हुआ, क्यू डिवाइड 12 एप्सिलॉन नॉट हुआ। इसी तरीके से पूरे 8 वर्टिसेस को पेनेट्रेट कर रहा है, तब फ्लक्स कितना है, क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। तो फिर वो वन वर्टिस को जब पेनेट्रेट करेगा तो उसके लिए कितना होना चाहिए, क्यू डिवाइड 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा केस फर्स्ट। फिर केस सेकंड लेंगे, पहले आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखिए अपन नेक्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ वन प्लेन। अब इसमें ये कहा है कि अगर आप चार्ज को कोई, है ना, इस क्यूब के कोई प्लेन के सेंटर पर रख देते हो तब कितना फ्लक्स पास होगा। ओके, तो आप इसको इस तरीके से समझिएगा, देखिए पहले आप, है ना, आप गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, सिंपली चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। तो चार्ज यहां पर है, ठीक है, तो ऐसी ही कोई सिमेट्रिकल कोई अपने पास में सरफेस हो, तो वो अगर यहां पर रख दे तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, एनक्लोज हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब आप देख पा रहे हो कि यहां अगर मैं इस जगह एक सिमेट्रिकल, है ना, ऐसी ही सिमेट्रिकल सिस्टम को रख दूंगा, ऐसी सरफेस को रख दूंगा, तब यहां पास, अब ये क्लोज में आ गया, क्लोज में आ गया तो अब कितना फ्लक्स पास होगा, वही क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ सिमेट्रिकल कितनी थी, यहाँ पर सिमेट्रिकल सरफेस कितनी थी, 2। तो वन, इस वन सिमेट्रिकल से कितना पास हो जाएगा, क्यू डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, बिल्कुल इसके आगे आप क्या ले सकते हो, इस तरीके से
नेक्स्ट है ना, ऐसा कोई क्लोज सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो आगे क्या होगा, ऐसी आपने सिमेट्रिकल सिस्टम बनाया तो टोटल कितना पास हो रहा है इस पूरी, है ना, इससे सिमेट्री से कितना पास हो रहा होगा, क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। तो इससे कितना पास होगा, कितनी सिमेट्री थी 2, तो एक से कितना पास होगा, क्यू डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आंसर क्या होगा, क्यू डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो पूरे इससे इस क्यूब से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो होगा क्यू डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लेन से कितना पास हो रहा है, पूरे 6 प्लेन्स। अब देखो यहाँ पर पूरे 6 प्लेन्स आप यहाँ पर कंसीडर मत करिए, अब यहाँ पर ये केवल कितने प्लेन से पास हो रहा है, बस वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। देखो अगर आप चार्ज को यहाँ रख रहे हो, यहाँ रख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस वाली सरफेस को पेनेट्रेट नहीं करेगी। आप देखोगे कि ये केवल खुद पे रखी हुई है, उसको पेनेट्रेट नहीं करेगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, इसको पेनेट्रेट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर केवल ये 5 प्लेन को ही क्या कर रही है, पेनेट्रेट कर रही है। तो ये 5 से पास होने वाला है ना, 5 प्लेन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ओनली क्यू डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट 5 से। ओके, 5 प्लेन से ही पास हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू ओनली ओनली 5 प्लेन, ओनली 5 प्लेन, 5 इक्वल टू क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो 1 प्लेन से कितना पास होने वाला है, 5 इक्वल कितनी थी यहाँ पर, पहले आप 6 से डिवाइड कर रहे थे, अब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 5 डिवाइड क्यू डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये 5 टू जा 10 हो जाएगा, 10 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू डिवाइड 10 एप्सिलॉन नॉट। फिर आप देखिए अब ये कितनी एजेस से इसको ये क्रॉस कर रहा होगा, तो आप देख सकते हो ये सब एज को इजीली पास कर सकता है। तो पूरी 12 एज के लिए 5 इक्वल क्या रहेगा, वही क्यू डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो 1 एज के लिए ये कितना हो जाएगा, 5 इक्वल क्यू डिवाइड 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर आप देखिए वर्टिसेस के लिए, तो आप क्या देख पा रहे हो, ये सब वर्टिसेस को इजीली क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है वही 8 वर्टिसेस के लिए 5 इक्वल क्यू डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर कितना हो जाएगा, 5 इक्वल क्यू डिवाइड 16 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, किसके लिए, 1 वर्टिसेस के लिए। क्लियर हो गया। अब देखिए आप आपको करना क्या है कि अगर कहां पर रखा हुआ है कोई चार्ज, अगर एनक्लोज नहीं तो आप उस वैसी ही कोई सिमेट्री लेनी होगी, और फिर आपको उसको क्या करना होगा, एनक्लोज करना होगा। तो उससे कितना पास होगा, क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। तो 1 सिमेट्री से कितना पास होगा, जितनी भी नंबर्स ऑफ सिमेट्री होगी उससे आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को। तो ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कंडीशन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन हम क्या लेते हैं कि नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, व्हेन चार्ज q इज प्लेस्ड एट सेंटर, चलो एट सेंटर ऑफ वन एज कंसिडर कर लेते हैं। अब एक एज पर यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, इस जगह रखा हुआ है। अब देखिए आप, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए पहले आप समझिए कि आपको कितनी सिमेट्री लेनी है, बस उससे ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ रखा हुआ है, इस जगह रखा हुआ है, इस जगह रखा हुआ, तो एक सिमेट्री आएगी, लगा दिया, नहीं हुआ क्लोज, ऊपर आ गया। एक यहाँ पर रख दो, ऐसी सिमेट्री ऊपर रख दी साहब, नहीं हो रहा, इतना इधर वाला पोर्शन बच गया। फिर एक और रख देंगे, हो गया, क्लोज में आ गया। मतलब टोटल तो क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट ही पास हो रहा होगा, लेकिन सिमेट्रिक टोटल कितनी है, 4। तो एक सिमेट्री से कितना पास हुआ, क्यू डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या होगा, क्यू डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बात आती है प्लेन के लिए। ठीक है, कितने प्लेन से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ओनली। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको है ना यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए आप यहाँ रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
यहाँ से चली जाएगी, इस वाली सरफेस से ऐसे जाएगी। मैंने पहले आपको फ्लक्स वाला जो टॉपिक बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर वो सरफेस के अलोंग जा रही है तो फ्लक्स विल बी जीरो। ठीक है, तो इससे सरफेस से जा रही है, इसको पेनेट्रेट नहीं कर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे निकल के पेनेट्रेट नहीं कर रही है, ये यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से ऐसे जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब ये आप क्या देख पा रहे हो, टू सरफेस ही ऐसी है जिनको ये पेनेट्रेट नहीं कर पा रही है, बाकी इसको पेनेट्रेट इजीली कर देगी, इसको पेनेट्रेट कर देगी, इसको पेनेट्रेट करेगी, इसको भी पेनेट्रेट करेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो टोटल कितने यहाँ पर प्लेन हो गए अपने लिए? 4 प्लेन होंगे। क्लियर है यहाँ तक? और 4 प्लेन से कितना पास हो रहा है? Q डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 प्लेन से कितना पास हो जाएगा? 4 4 जा 16 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, फिर आप देखते हो किसके लिए? एज की बात करते हैं। फाइव थ्रू ऑल 12 एजेस। पहले तो आप देखिए कितने एज से ये पास हो रहा होगा, यहां रखा हुआ है, यहां से तो नहीं होगा, बाकी बच गई कितनी? 11। क्लियर? इन सब 11 को ये पेनेट्रेट करेगी। क्लियर? यहां तक इलेक्ट्रिक लाइन सब को पेनेट्रेट इजीली कर पाएगी, तो 11 से पास होगा, यहाँ पर 11 ए से ही पास होने वाला है। ठीक है, और 11 से कितना पास हो रहा है टोटल? Q डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना पास हो जाएगा? 44 हो जाएगा, 44 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहाँ तक? फिर यहाँ इसकी बात करते हैं वर्टिसेस की, तो यहाँ रखा हुआ है, तो कितने सब वर्टिसेस से पास होगा? देखिए आप, सब वर्टिसेस से पास होगा, सबको ये पेनेट्रेट करेगा इजीली। तो इन सब से पास हो रहा है कितना? Q डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कितना आएगा? वही 32 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं इसका। नेक्स्ट केस क्या कंसीडर करेंगे कि अब चार्ज जो है वो कहाँ रखा हुआ है? वर्टिसेस पे रखा हुआ है। तो व्हेन चार्ज Q इज प्लेस एट वन वर्टिसेस, एट वन वर्टिसेस। ओके, अगर वन वर्टिसेस से रखा हुआ है, अब आप देखिए पहले आपको कितनी सिमेट्री चाहिए होगी? यहाँ रखा हुआ है। ओके, एक सिमेट्री लगाई, नहीं हुआ, एक सिमेट्री लगाई, नहीं हुआ, एक सिमेट्री लगाई, नहीं हुआ, फोर्थ लगा दी, अभी सेंटर में है, ऊपर है, ओपन में आ गया, तो ऐसी 4 और लगा दो, कितनी होगी टोटल? 8। 8 सिमेट्री हो गई। 8 सिमेट्री से पास होने वाला कितना है? Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना पास हुआ? Q डिवाइड 8 एप्सिलॉन नॉट। Q डिवाइड 8 एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइड 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए प्लेन की बात करते हैं, कितने प्लेन से पास होगा कि नहीं होगा? आप देखिए पहले, आप यहाँ रखा हुआ है, सीधी चली गई, इसको क्रॉस ही नहीं करेगी। यहाँ रखा हुआ है, सीधी चली गई, क्रॉस नहीं करेगी, सीधी चली गई, क्रॉस नहीं करेगी। अब कितने को क्रॉस कर रही है? 6 में से 3 को क्रॉस कर रही है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? 3 से पास हो रहा है, ये तो 3 से पास होने वाला है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24, 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आप देखिए एज के लिए, कितनी एज के लिए यहाँ पर ये पास हो रहा होगा? यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इससे पास नहीं होगा, इससे पास नहीं होगा, इससे पास नहीं होगा, 3 एज से पास नहीं हो रहा है, बाकी 9 एज से ये क्रॉस कर जाएगा, 9 एज को क्रॉस करेगा, 9 एज को क्रॉस करेगा, तो उसके लिए कितना है? Q डिवाइड 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 एज के लिए कितना हो जाएगा? 9 8 जा 72 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहाँ तक? अब आप देखिए वर्टिसेस की बात करते हैं, है ना? कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पर? ठीक है, टोटल 8 है। 8 में से कितने को पास नहीं कर पा रहा है ये? आप देखोगे केवल एक खुद को पास नहीं कर पा रहा है, बाकी 7 को पास कर रहा है। ठीक है, तो ये 7 से पास होने वाला है। ठीक है, 7 से पास होने वाला है, तो टोटल कितना हुआ? 56 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अब इजीली तरीके से समझ सकते हो। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेके। ओके, अब देखते हैं आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। बहुत स्लो की सिमेट्री वाली प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आप देखिए उसी पर बेस कुछ न्यूमेरिकल है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक हेमिस्फीयर आपको गिवन है, रेडियस आपको कंसीडर कर लीजिए कि इसकी रेडियस जो है वो r है,
ओके, यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज इसकी सरफेस पर रखा हुआ है, ऊपर सरफेस पर रखा हुआ है, पूछ रहा है कि कितना फ्लक्स इससे पास होगा। तो आप देखिए पहले ये चार्ज जो है वो कोई क्लोज सरफेस में है नहीं, क्लोज सरफेस में नहीं है तो गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या कर लेना चाहिए कि एक ये एज ए सिमेट्री वाला पार्ट है, एक स्फीयर है, स्फीयर मैंने बताया था एक सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस होती है। तो अब इसके लिए क्या कर लीजिए, इसको एक सिमेट्री में डाल दीजिए। ओके, तो कितनी टोटल सिमेट्री है, 2 सिमेट्री है, तो 1 से कितना पास होगा, q डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। सो q डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको दो स्फीयर गिवन है, ठीक है, एक स्फीयर S1 और एक स्फीयर S2। इस स्फीयर में एनक्लोज चार्ज Q है और इस स्फीयर में एनक्लोज चार्ज 2Q है। पूछ रहा है कि φ1 डिवाइड φ2 बताइए कि इससे पास हो जो फ्लक्स होगा और इससे जो फ्लक्स पास होगा उसका रेशियो। तो आप सिंपली आप देख सकते हो कि φ1 तो कितना होगा, क्योंकि इस φ1 मतलब ये वाला सरफेस, इस सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है, दैट इज Q, एंड मींस Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड φ2 की अगर अपन बात करें तो इसमें टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है, Q प्लस 2Q, Q प्लस 2Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट मींस 3Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। सो φ1 डिवाइड φ2 बताओ कितना हो जाएगा, 1:3। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया 1:3। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, गॉस लॉ पे अभी बेस। अब अपन आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब देखो न्यूमेरिकल सेक्शन हमने कर लिया, ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल सेक्शन था। अभी हम गॉस लॉ को अभी तक कंप्लीट नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ बाय कूलॉम्स लॉ, है ना। ये 12 बोर्ड में एक टॉपिक भी है कि कूलॉम लॉ की हेल्प से आप गॉस लॉ को किस तरीके से प्रूव कर सकते हो। देखो बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए क्या करना है कि आपको एक क्लोज सरफेस कंसिडर करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, let consider a closed surface, a closed surface, let consider a closed surface in which a small q charge is placed, small q charge is placed at at o point, o point। ओके, तो है ना, at o point r distance from r distance from at a point r distance from surface। ओके, तो ये कंसीडर कर लीजिए कि ये अपने पास में कोई क्लोज सरफेस है, ये कोई पॉइंट O है और यहाँ पर कोई Q चार्ज रखा हुआ है। ओके, और ये सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ओके, ये सरफेस से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो आपको सिंपली तरीके से इसको आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो अपन जानते हैं कि हमें प्रूफ करना है गॉस लॉ को। गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टर्म आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम डेफिनेशन जानते हैं, तो हम क्यों ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को यूज कर लेंगे और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि गॉस जो कि कूलॉम्स लॉ ही होता है, ठीक है, कूलॉम्स लॉ का ही एक फॉर्म है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सरफेस का एक एरिया सेगमेंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है, एज ए स्पेरिकल टाइप सेगमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये जो सरफेस है वो क्या कर रहा है कि इस पर मतलब ये थोड़ा सा ऐसे है, आप है ना, मतलब मान लो कि इसका जो ये एरिया जो है, इसका ये एरिया वेक्टर है, डेली वेक्टर, वो कुछ इस तरफ जा रहा है थीटा एंगल बनाते हुए। ओके, दैट इज थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। ओके, तो इस यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इससे पास होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो क्या होगा, ई वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो डेली वेक्टर का इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डेली कॉस थीटा होगा। तो ये सब बातें आपको क्लियर होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या बता सकता हूँ कि ये जो एरिया जो है, ये आप ये बोल सकते हो, ये जो सेगमेंट जो है S, इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सो फ्लक्स थ्रू, सो फ्लक्स थ्रू एरिया
aerial segment S, okay, and that will be phi equal to इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डेल A वेक्टर होगा। अब आप इसको रिमूव करिए तो क्या हो जाएगा, E डेल A cos थीटा ही आएगा। ये डेल A cos थीटा यही चीज है, ओके, ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन जानते हैं कि Q से इतनी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, from Coulomb's law इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि केवल फोर्स के लिए कूलॉम्स लॉ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होगा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, फाई इक्वल क्या बन जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या है यहाँ पर Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डेल A cos थीटा हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं तो मैं इस फ्लक्स फाई को अब क्या लिख सकता हूँ, Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट से बाहर ले लीजिए, Q डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में लीजिए किसको, डेल A cos थीटा एंड डिवाइड r स्क्वायर ले लीजिए, ओके, ये हो गया पॉइंट, ये क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर ये जो टर्म है, ये ध्यान देने बात है, ये जो डेले cos थीटा डिवाइड r स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, इस टर्म को यहाँ पर बोलते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं, ओके। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, हियर डेल A cos थीटा डिवाइड r स्क्वायर, ओके, मैं इंटीग्रेशन के साथ में लूंगा क्योंकि यहाँ पे डेल A है, ठीक है, दैट इज नॉन एज सॉलिड एंगल, ओके, एंड सॉलिड एंगल जो है उसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, ओके। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है, पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। दो तरीके के एंगल होता है, एक तो होता है प्लेन एंगल और एक होता है क्या, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो क्या होता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन, टू कोऑर्डिनेट, टू डायमेंशन, दैट इज नोन एज प्लेन एंगल, ओके, मींस थीटा वगैरह, ओके। अब आप सॉलिड एंगल को समझिए, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये एक थ्री डायमेंशनल एंगल होगा, ठीक है, थ्री व्यू से मतलब पूरे, मतलब थ्री व्यू से इसको आप इजीली से देख सकते हो, मतलब थ्री डी ये कौन है, थ्री डी डायमेंशन, मतलब जैसे एक कौन है जो मेहंदी वाला कौन होता है उसको आप कंसीडर करिए कि उसका जो ऊपर वाला जो स्पेरिकल जो पार्ट है वो एक कोई भी आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, उसके साथ में जो एंगल जो क्रिएट कर रहा होगा उस पॉइंट के साथ में, दैट इज सॉलिड एंगल। तो आप ये वो समझ लीजिए कि वो एक स्फीयर है, ठीक है, ये इस पॉइंट के साथ में जो एंगल अब क्रिएट कर रहा है दैट इज सॉलिड एंगल, और इस सॉलिड एंगल को यहाँ पर आप डी ओमेगा लिख दीजिए क्योंकि ये स्मॉल पार्ट ही यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ओके। एंड सॉलिड एंगल जो है ये क्या होता है, ये जो है ये इक्वल होता है एरिया डिवाइड आर स्क्वायर के होता है, एरिया एंड डिवाइड आर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइड आर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन एरिया यहाँ पर क्या होगा, डेली cos थीटा होगा क्योंकि यही तो बना रहा है, ये वाला ही तो बना रहा है सॉलिड एंगल। क्लियर, यहाँ तक डेली cos थीटा आपको कंसीडर करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या बता सकता हूँ, सॉलिड एंगल मींस यहाँ पर एरिया एक, तो एरिया टोटल एरिया की बात कर रहा है, तो इंटीग्रेशन डेली cos थीटा हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये बताओ डेली cos थीटा डिवाइड बताओ आर स्क्वायर हो गया, तो ये सॉलिड एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इस एरिया सेगमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, और एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल जब 0 डिग्री होगा तब आप यहाँ पर ओमेगा इक्वल क्या लिख सकते हो, डेली डिवाइड आर स्क्वायर लिख सकते हो, एंड डेल इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, means a divide r square, then 4 pi r square divide r square, so here omega is equal to 4 पाई, ओके। आप ये वैल्यू अब देखिए, पूरे इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 पाई आ गई है। तो सो फाई इक्वल क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो फाई इक्वल क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, ओके, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट भी।
ठीक है, तो हम किस तरीके से गॉस लॉ को कूलॉम्स लॉ की हेल्प से प्रूव कर पाएंगे। तो मैंने आपको इजी तरीके से समझा दिया है। आपको क्या करना है कि क्लोज सरफेस कंसीडर करनी है, एक क्यू चार्ज लेना है, कोई भी पॉइंट ऊपर आप रख दीजिए, मान लो कि उसकी सरफेस से डिस्टेंस आर है, आप एक एरिया का एक सेगमेंट लीजिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के साथ में कोई थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, उसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये आप उसका आप देखोगे ये कंपोनेंट होगा डेल ए cos थीटा। तब आप बोल सकते हो भाई फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स ये हो जाएगा ई डेल ए cos थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई इक्वल क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगी। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, फिर आप देखोगे कि जब इसको इस तरीके से लिखते हो तो ये वाला टर्म जो है किसके इक्वल होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, दैट इज ए डिवाइड आर स्क्वायर, मतलब एरिया डिवाइड आर स्क्वायर होगा। क्लियर यहाँ तक। अब ये आप जब इसको सोल्व करोगे तो थीटा आपको 0 डिग्री कंसीडर करके चलना है, तो इसका टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर कैंसिल आउट, देन 4 आई 4 पाई 2 4 पाई कैंसिल आउट, देन q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या मिल चुका है, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो आपको प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो अब अपन आगे कल जो है क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम गॉस लॉ को यूज करके कुछ उसकी एप्लीकेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे बहुत इजी तरीके से। बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो अपन रीड करने वाली है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।